एक जीएसटी का ऑफिसर, मतलब उस समय जब आप चालू तब एक्साइज ऑफिसर रहे हो। जी जी जी। तो एक एक्साइज वाले व्यक्ति को जी इस क्षेत्र में आकर के जी एक निःशुल्क कोचिंग संस्था चालू करने की प्रेरणा कैसे आ गई? जी। अगर एक चीज और होती है कि कभी कुछ चीजें फ्री में, जैसे हमारे यहाँ भी टेंडेंसी है, लोग फ्री तो मांगते हैं, लेकिन कोई फ्री में दे दी जाए चीज तो उसका महत्व उतना होता नहीं है। तो क्या ऐसा शिक्षा के साथ नहीं है, जहाँ पे इतना बड़ा व्यवसायीकरण है और आप उसको बिल्कुल फ्री कर रहे हो, निःशुल्क कर रहे हो? और आपको नवीन साहब जानकर आश्चर्य होगा कि 18 साल विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रताओं की अवधारणा वाले भारतवर्ष में अब शिक्षा का जो स्तर है काफी महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि शिक्षा अब एक व्यवसाय बन चुकी है। और इसका फर्क यह होता है कि दूर दराज और वनांचल क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वह मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जो बड़े शहरों के लड़कों को मिलता है, क्योंकि फीस महंगी है। दूर दराज से आकर के बड़े शहरों में रुकना, वहां का खान पान और उसकी चकाचौंध के साथ में एक वनांचल क्षेत्र के व्यक्तियों को, एक गरीब तबके के बच्चे को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शिक्षा को व्यवसाय ना मानने वाले कुछ लोग होते हैं जो शिक्षा का जुगनू और शिक्षा का दीपक गरीब तक जला करके पहुंचाते रहते हैं। उन्हीं में से आज एक शख्सियत हमारे लाइफ कैंपस के मंच पे उपस्थित हुए हैं, श्री राजीव कुमार जी, जो कि एक नौकरी पेशा है, नौकरशाह है और जीएसटी विभाग में अधीक्षक के पद पे कार्यरत है। तो राजीव जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और अभिनंदन इस बात का भी कि आप एक श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं। शिक्षा और विद्या तो ऐसी चीज है जिसे दान के रूप में देना, कहा कि विद्या दान दिया जाता है, लेकिन जहां तक बात आती है कि ठीक है, लोग 12वीं के बाद में समझे हम करें क्या। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर लगता है क्वेश्चन मार्क, अब क्या। बिल्कुल। पीजी कर लिया, पीजी के बाद लगता अब क्या, और फिर लास्ट में आता और ये बच्चे किसी काम के नहीं होते। ना तो ये गांव में जाकर खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना जंगल में पहुंच करके वनोपज का संग्रहण कर पाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इन्हें आज तक किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया। और जिस देते हैं तो उसकी जो कोचिंग की जो करना है वो काफी महंगी रहती है। आपने एक प्रयास जारी किया, आज से करीबन 20 साल हो रहे होंगे, 22 वर्ष आपको हो चुके हैं, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की निःशुल्क कोचिंग आप चला रहे हैं। सबसे प्रथम तो राजीव जी साधुवाद देता हूं आपके इस प्रयास को, और पहला ही प्रश्न करूंगा कि एक जीएसटी का ऑफिसर, मतलब उस समय जब आप चालू तब एक्साइज ऑफिसर रहे हो। जी जी जी। तो एक एक्साइज वाले व्यक्ति को इस क्षेत्र में आकर के एक निःशुल्क कोचिंग संस्था चालू करने की प्रेरणा कैसे आ गई? जी पहला नहीं नरेंद्र जी, आपका सवाल वाकई में वाजिब है, और सच में जब यहाँ पर मैं 1994 में, वर्ष 1994 में यहाँ आया, रायपुर आया, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, तो चूंकि इधर मेरा यहाँ इस जोन में मेरा सिलेक्शन हुआ, और जब मैं यहाँ पर आया तो एक इच्छा थी कि कम से कम यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करूं करके। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वही बात मेरे साथ चरितार्थ हुई कि मुझे 7 साल लगे एक बच्चे को ढूंढने में कि जिसे मैं कुछ गाइड करूं। 7 साल तक मेरी प्रयास जारी रही, 1994 से लेकर 2001 में मैं जो है फिर इसको शुरू कर पाया, उस एक बच्चे के साथ, और वो भी घर के ड्राइंग रूम से। ऐसा भी नहीं कि उस समय कोई मेरे पास सेटअप था, कोई क्लासरूम था, ऐसा कुछ नहीं था। और जहां तक आप जैसे अभी पूछ रहे हैं कि आज ये वो भी उस समय क्यों आया कि 1994 से 2001 तक की यात्रा कि क्यों ऐसा हुई, ये भी इसका कारण यही था कि जब मेरी बचपन में जब खुद पढ़ाई कर रहा था, खुद तैयारी कर रहा था, तो मेरे साथ भी आर्थिक स्थिति थोड़ी विषम थी। घर में उस समय मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और सरकारी नौकरी में थे, क्लरिकल पोस्ट में थे, कोई बड़े ऑफिसर नहीं थे, एक सरकारी बाबू थे, तो उनका जो पेंशन था बहुत ही सीमित, बहुत ही कम उस समय के हिसाब से। तो उसमें क्या है, उनको पूरा परिवार चलाना, बच्चे को भी पढ़ाना, ये दोनों चीजें जो है संभव नहीं था कि अच्छे ढंग से कर पाए। जीने के लिए तो हो जाता था बिल्कुल, लेकिन और अच्छा उससे बड़ी बात यह कि उस समय इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आज आप जैसे देखते हैं हम कि बच्चे जो है मेरे पास आज बच्चे आते हैं, आपको नरेंद्र साहब जानकर इतना
एक आश्चर्य होगा कि ऐसे बच्चे जो ओला बाइक्स चला रहे हैं, वो अपने अपने परिवार का भी आजीविका कर रहे हैं उससे, अच्छा। और खुद अपनी पढ़ाई का भी खर्च निकाल रहे हैं ओला बाइक के माध्यम से। कुछ बच्चे हमारे जोमेटो में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई कॉलोनी में गार्ड का काम कर रहा है, कोई शॉपिंग मॉल में नाइट शिफ्ट कर रहा है, वो बच्चा वो हमारे पास आता है। अब इसीलिए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताई ना कि वाकई में जो शिक्षा महंगी हो गई है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गांव वनांचल के बच्चे ही हमारे पास, शहर में भी ऐसी बस्तियां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है। वही उस समय मेरे पास साथ भी था, लेकिन उस समय ये थे कि भारत में उतना आर्थिक उदारीकरण नहीं था कि जिस तरह से कि भाई लोगों के पास कि भाई कोई हम भी कुछ काम कर लें से। ट्यूशन बस एक मात्र जरिया था कि जिसको हम पढ़ा सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि उस समय जो कोचिंग के पास गया, कई सारे कोचिंग उस समय भी थे जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहता था, उन कोचिंग के पास गया। वही आज जैसे जिस तरह से कोचिंग महंगी कोचिंग फीस है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोचिंग जैसे आज कपड़े का दुकान है या मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान, उसी तरह कोचिंग भी दुकान है, व्यवसाय। कोई ऐसा इसलिए नहीं कोचिंग चला रहा है कि उससे किसी का भला करना है। हो सकता है कि उसके माध्यम से लोगों की नौकरी जरूर लग जाती है, लेकिन उससे पहले बच्चे से एक अच्छी खासी मोटी तगड़ी फीस लोग उसका निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका भी एक जरिया, उनके भी आय का सोर्स वही है। जो कोचिंग चला रहे हैं उनकी आजीविका का साधन भी कोचिंग है। ठीक है। और यही चीज न सिर्फ रायपुर बल्कि आप पूरा देखेंगे पूरे भारत भर में, यहाँ तक कि कोटा देखेंगे वो तो एक कोचिंग का शहर ही है, बिल्कुल है ना, जहाँ पूरा एक शहर ही बस गया है कोचिंग के नाम से। कोचिंग के नाम से बसा हुआ है। तो उस समय जब मैं गया कोचिंग के पास, ऐसी महंगी कोचिंग, और उस समय के हिसाब से भी उस समय जो रेट थे वो मेरे लिए अनअफोर्डेबल थे, मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता था उसको। मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं कि आप मुझे जो है कुछ ऐसा अवसर दीजिए कि मैं जो है आपको अभी फीस नहीं दूंगा, लेकिन मुझे 6 महीने 8 महीने का जो भी कोर्स है उसको करवाइए। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा सिलेक्शन होता है मैं आपको जो भी उसका फीस भी दे दूंगा, और होगा तो उसका जो इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट के हिसाब से आप मेरे से चाहिए, पेनल्टी के हिसाब से कि भाई मैंने बाद में दिया तो कुछ एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ। और मैं उनको विश्वास दिलाता था कि भाई मैं करके सफल होऊंगा तो आप मुझे मौका दीजिए। लेकिन क्या हुआ कि वही है कि किसी का दिल पसीजा नहीं, तो अंततः क्या हुआ कि मैंने अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा किया। और उस समय चूंकि मैं भी कहने को तो बड़ा शहर था जहां मैं रहता था, झारखंड में जमशेदपुर में, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर, तो मैं लेकिन मेरी जो रहन सहन वहां भी जैसे आज रायपुर में कई सारी बस्तियां हैं, बड़े शहर, बड़े कॉलोनियां, उसके साथ साथ स्लम एरिया की जगह, उस तरह से मैं वहीं रहता था बस्ती में। तो समझिए, और उस समय ऐसा नहीं था कि हम जो दोस्त लोग एक दूसरे के घर में जाके पढ़ लें, इतने भी घर बड़े नहीं होते थे। एक आध 2 कमरे का घर होता था। तो अल्टीमेटली हम आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा नरेंद्र साहब कि वो जो है, हम बस्ती के बाहर जो चौपाल उस समय होता था, जहाँ पर एक नीम का पेड़ था और चारे चबूतरा बना हुआ था, उसी में बुजुर्ग लोग अपना टाइम पास के लिए, कोई वही लेटे हुए हैं, बच्चे वहाँ कंचे खेल रहे हैं, कोई उसमें ताश खेल रहा है उनके टाइम पास के लिए, उसी में हम जो 5-10 दोस्त इकट्ठा होके उसको हम लोग वहां पर बैठ के पढ़ते थे। और जब हमने पढ़ा, जब सक्सेस हुए हम, तो हमें लगा कि मुझे खासकर लगा कि क्यों ना, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मन में एक टीस भी थी कि भाई मुझे कोचिंग की सुविधा नहीं मिली, और ये कोचिंग वाले मेरे को दुत्कार दिया, तो मेरे मन में आई कि भाई मैं कैसे इनसे बदला ले सकता हूँ। तो मेरे मन में आया कि इसका तरीका यही है कि कोई और एक राजीव जो है धन के अभाव में पढ़ने से वंचित न रह जाए। और मैंने जब देखा कि इसके एक अल्टरनेटिव तरीका देखा कि हम लोग अगर मिलजुल के आपस में बैठ के पढ़ सकते हैं तो भी हम सफल हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि कोचिंग में ही जाना है, कोचिंग इस तरह से। तो मैंने इसीलिए क्या किया कि मैंने एक प्रयास किया कोचिंग चालू करके। और आपको नरेंद्र साहब जानकर आश्चर्य होगा कि 18 साल, इन 22 सालों में 18 साल मैं लगभग अकेला ही, मैंने 365 दिन क्लास चलाता था। मैं ही सभी सब्जेक्ट पढ़ाता था, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की एकमात्र मैं टीचर था, और मैं ही पढ़ाता था बच्चों को, और बच्चे उसी में सक्सेस होते थे। शुरुआत, चलो राजीव जी, एक शुरुआत आपकी इससे हुई कि एक कोई और राजीव परीक्षा से वंचित न रह जाए, कोचिंग से वंचित न रह जाए। जी। और कितने राजीव कितने बन के आ गए? अभी तक तो नहीं,
ये सब वास्तव में एक आंकड़ा जो है ये देखा जाए कि सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षा में लाखों लोग देते हैं। आप आज पीएससी का भी हाल का आंकड़ा भी देख लें कि लगभग 182 पोस्ट थे और उसके लिए लगभग 2 लाख लोग परीक्षा दिए, है ना। तो कहीं ना कहीं 1,99,000 समझिए 818 बच्चे वंचित हो जाएंगे जब प्राइमरी सिलेक्शन। बिल्कुल, तो सिलेक्शन इसलिए बहुत कम होता है। तो लेकिन उसमें भी हमारे लिए लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हम बगैर कोई साधन और सुविधा के करते रहे इतने सालों में, और लगभग 350 से 400 बच्चे ऐसे हमारे निकले, मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे जो सरकार के विभिन्न राज्य शासन के और केंद्र शासन के और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारी के पद पर चयनित हुए। ये सारे बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक रूप से पिछड़े भी। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल मैंने, क्योंकि पहला हमारे पास तो वही बच्चा आएगा जो फीस नहीं दे सकता है। बिल्कुल, फीस दे सकता है तो फिर क्यों हमारे पास आएगा? बिल्कुल, है ना। हम क्योंकि उसको तो उनको लोगों को तो वही लगता है कि फ्री में, वो तो जिनके पास पैसा है वो तो चाहेंगे कि हम महंगी से महंगी कोचिंग में जाए, बड़ी से बड़ी कोचिंग में जाए, है ना। क्योंकि हमारे पास कोई एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जो आपके पास में आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे आते हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से बेरोजगार है, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या बिल्कुल ही जो सक्षम नहीं होते उनसे आप बिल्कुल ही फीस नहीं लेते, या कुछ लोगों से आप चार्जेस करते हो कि चलो थोड़ा बहुत क्या बोलते हो उसको अपन लोग, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस है, ऐसा कुछ लेते हैं? नहीं, हम कोई किसी तरह का कोई फीस नहीं लेते हैं। हमने इन 20 सालों में पूरे निःशुल्क रखा, बच्चों को पढ़ाया और बच्चे उसमें से सिलेक्ट हुए। और आज भी जो हमारा जो कुछ भी जो कोचिंग का, ऐसा नहीं है कि कोचिंग का खर्च नहीं होता है। कोचिंग का आप कहीं की रूम लेते हो, किराया लगता है। क्योंकि आपका जो कोचिंग का जो सेंटर है, जो मुझे पता है, वो रायपुर शहर की सबसे प्राइम लोकेशन में से एक है। मुख्यमंत्री बंगला के सामने अगर कोचिंग सेंटर होना तो अपने आप में मायने रखता है। बिल्कुल। तो ऐसी जगहों को आप मैनेज कैसे कर पाते हो? ये बस यही होता है कि हमारे जो पढ़ के निकले जो बच्चे हैं जी, वो जो है उन लोग इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कि सर, हम जब मेरी स्थिति थी खराब थी तो उस समय आपने सपोर्ट किया जी, तो आज जब मैं सक्सेस हुआ तो मैं ऐसे कोई बच्चे हैं आप जो कर रहे हो मुहिम में, मैं उसका साथ, मतलब गुरु परंपरा है, मतलब गुरु दक्षिणा कायम है। चलो भाई ठीक है, हमको इस मौका मिला है, तो आने वाले अपनी जो पीढ़ी है हम अपनी संस्था को सहयोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें नरेंद्र साहब न सिर्फ वो मेरे को सहयोग करते हैं, बल्कि जो इस तरह से बच्चे जो निकलते हैं, जो चूंकि उन्होंने पीड़ा देखी हुई होती है, बिल्कुल कि वो गांव में रहते हैं, उनको भी इस तरह कहीं कोचिंग की सुविधा नहीं मिली, उनको कोई बताने वाला नहीं था। उनके परिवार में अक्सर मैंने देखा कि उनके परिवार में पिछले 2-4-5 पुस्तों में किसी ने पढ़ाई भी नहीं की, कोई नौकरी की तो बात दूर की बात है। तो वैसे बच्चे जब आते हैं, पढ़ते हैं और सक्सेस होते हैं, उन लोग, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो दूसरी कोचिंग या दूसरी स्कूल या दूसरी संस्थाओं से निकले हुए बच्चों की अपेक्षा है, एक मायने में इसलिए बेहतर है कि वो एक समाज के अच्छे नागरिक भी बनते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं वो टीस होती है कि कोई अगर वो किसी पोस्ट में, मान लीजिए छोटा सा ही पोस्ट में उदाहरण देता हूँ कि पटवारी में भी हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए जी, तो ये क्या होता है, पटवारी में जो दूसरे कोई कोचिंग से जाएगा या कहीं से भी या खुद से मेहनत करके पढ़ के भी जाएगा बच्चा, उसके अंदर गांव के लोगों की जो पीड़ा होती है, कहीं हो सकता है उसको किसी किसान को बेचना हो, किसी किसान को किसी कारण से धान खरीदने के लिए, किसी के लिए उसको विवरण चाहिए, खसरा चाहिए, नकल चाहिए, किसी तरह की चीज चाहिए। तो हमारे बच्चे जब भी, और सच में ये मैं आपको बताऊंगा, ये वास्तव में ये हमारे साथ घटित हुआ हमारे बच्चों के साथ, कि पता चला कि जनरली आमतौर पर ये होता है कि पटवारी ये सब जो है बिना पैसे का काम नहीं होता, जबकि वहां पर हमारे बच्चे को साथ उल्टा है कि वो बल्कि जो किसान आता है उसको पैसा देते हैं, पीड़ा समझते हैं, वो पैसा देते हैं उनको। अगर एक चीज और होती है कि कभी कुछ चीजें फ्री में, जैसे हमारे यहाँ भी टेंडेंसी है, लोग फ्री तो मांगते हैं, लेकिन कोई फ्री में दे दी जाए चीज तो उसका महत्व उतना होता नहीं है। तो क्या ऐसा शिक्षा के साथ नहीं है, जहाँ पे इतना बड़ा व्यवसायीकरण है और आप उसको बिल्कुल फ्री कर रहे हो, निःशुल्क कर रहे हो, और बाजू में आपके पास में 3-3, 4-4 बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो IAS और PSC की कोचिंग कराती है। तो इस कॉम्पिटिशन के भाव में कभी ऐसा लगा कि आपको मना भी किया जाता हो कि अरे यार फ्री में पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाते हो, पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होगी इसलिए फ्री कर रहे हैं, स्टाफ नहीं है या इंफ्रा नहीं है इसलिए कर रहे हैं? तो आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं, और ये लोग बड़ी आसानी से आपको दुख, प्यार,
खुशी, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं। और अक्सर आप उनकी ही बजाई ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पे शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइव कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। So, if you want to transform your life in 360 degree, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook and YouTube channel of Life Campus. जी जी। तो ऐसी कभी बातें सुनने को नहीं? नहीं नरेंद्र साहब, आज जो इंटरव्यू भी जो हम लोग बातचीत आपके साथ हो रही है, इंटरव्यू तो इसको कहना ये होगा क्योंकि ये तो एक प्रकार की हम लोग की बातचीत ही हो रही है। तो इस बातचीत में भी मैं इसी सोच से, इसी उद्देश्य से भी आज आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचे। क्योंकि क्या होता है कि लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये कोचिंग युवा जो है ये भी कोई दूसरे कोचिंग के जैसा कोई कोचिंग है जो चला रहा है। और सबसे अक्सर ये जो है, सबसे आपने एक दुखद पहलू की बात की कि सबसे कोई भी बच्चा जब पहली बार फोन करता है मुझे या हमारे किसी साथी को, पहला बार फोन करता है, कोई ये नहीं पूछता है कि कोचिंग क्या है, क्यों चल रही है, क्या इसका वजह क्या है, फ्री क्यों, कोई नहीं। सबसे पहले पूछता है सर इसकी फीस क्या है। जैसे ही हम बोलते हैं कि निःशुल्क है, फ्री है, उसी क्षण वो फोन को रख देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये भी कोई आमतौर पर बाहर में जो है कोई निःशुल्क आरोग्य शिविर या निःशुल्क कहीं भंडारा है उस टाइप का है, तो जनरली इसमें क्वालिटी कुछ नहीं होगी, ऐसे ही कोई इन लोगों को फितूर होगा, उस तरह से चल रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये कोई किसी खास मकसद से। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोगों को इसलिए फ्री है कि हम इससे कमाना नहीं चाहते हैं, हम सेवा कर रहे हैं। ये युवा नाम क्यों रखा आपने? दरअसल क्या है कि नरेंद्र साहब की मैं यही सोचा कि चूंकि देखिए बात ऐसी है कि हम जो है युवा एक ऐसा संस्था मैं बनाना चाहता था, ये सोच के कि जो युवाओं के लिए एक कम से कम एक जगह, एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर वो ये जातिगत जो बंधन है उनसे ऊपर उठे। धार्मिक संकीर्णताएं हैं, जो भावनाएं आजकल मन में सांप्रदायिकता भावना आता है कि ये उस धर्म का, इस जाति का, उस जाति का, तो कम से कम मैं चाहता था कोई ऐसा जगह हो जहां पर इस तरह की भावना न हो। तो फिर मैंने सोचा कि अगर कोई भगवान का नाम रख लूं तो फिर पता चला वो फिर कोई लेबल हो जाएगा, भाई इस धर्म को मानने वालों का है, तो रखूं क्या, किस तरह क्या करूं। तो फिर मैंने अल्टीमेटली मुझे लगा कि उस समय चूंकि मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित था जी, क्योंकि उनका ही एक मानना था कि जो है युवाओं का जो मंदिर है बेसिकली वो फुटबॉल का मैदान है ना। ऐसा स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि भाई युवाओं को जो मंदिर जारी करते हैं वो फुटबॉल खेले, उसको खेले इस तरह से ना। तो उनका ज्यादातर जोर था, कर्म, वो योगी थे, कर्म पर ज्यादा जोर था कि करें। तो मैंने इसीलिए उनके जन्मदिन पर 12 जनवरी 2001 को इसकी स्थापना की। और आपको पता होगा कि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने बस वहीं से युवा को चुरा लिया कि युवा ये रहेगा करके, है ना जी। तो युवा एक ऐसी संस्था है जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थित है और उसके संचालक ही शब्द ठीक है, संस्थापक है एम राजीव कुमार जी। और राजीव कुमार जी को लगभग 22 वर्ष हो गए हैं युवा का संस्थापक के रूप में उसका संचालन करते हुए और लोगों को मार्गदर्शन करते हुए। इस संस्था के अंदर खासियत ये है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं छत्तीसगढ़ के स्लम एरिया से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं और उनसे बिना किसी शिक्षण शुल्क लिए आप निरंतर उन्हें पढ़ाने का और शिक्षा का ज्ञान दान देने में लगे हुए हैं। कई लोग इससे प्रभावित होकर के सरकारी पदों पे चयनित भी हुए हैं। तो मुख्यतः इस पे जो आप शिक्षण देते हैं वह पीएचडी लेवल की है या साथ में कुछ और भी है? जी नहीं, हमारा क्या है कि राज्य स्तर पर जो है, चूंकि छत्तीसगढ़ के बच्चे ज्यादातर प्रिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि राज्य के जो बच्चे हैं काफी ये जो है अपने राज्य को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जी। ये क्या है, कोशिश करते हैं कि हम यहीं
ज्वाइनिंग हो, पोस्टिंग हो, राज्य से बाहर जाना ना नहीं जाना पड़े। तो हम लोग क्या है, इसीलिए मुख्यतः राज्य के लिए राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती है, पीएससी और व्यापम की परीक्षाएं होती है, उसकी तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा कई बच्चे आज अब जो है धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया कि राज्य सरकार की जो राज्य स्तरीय नौकरियां हैं उसका एक लिमिटेड कम दायरा है, कम होता है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला संस्था है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। उसके तहत लगभग 20,000 उसमें पोस्टर लाते हैं। उसी तरह बैंक के हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं, उनमें होते हैं। उसके अलावा रेलवे जो है बहुत बड़ी, आपको पता ही होगा, विश्व की चौथी बड़ी नियोक्ता है, वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लगभग आज भी 18 लाख लोग काम कर रहे हैं। वो एक सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को। उसी तरह से कई सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया या गेल हो गया, या मान लीजिए कोई इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, इसमें भी जो है हम लोग इसकी भी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। ठीक है। और बच्चे उसमें सफल भी होते हैं। जी, यहाँ तक तो ठीक है। प्रमुख ये है कि जब बाहर के जो बच्चे आते हैं राजीव साहब, हमने भी देखा है छत्तीसगढ़ का जो दूर दराज एरिया है, जैसे अपना सरगुजा का एक दूरस्थ एरिया हो गया है, जशपुर की एरिया हो गई, खास और बस्तर का कोंटा, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे एरिया है, यहाँ के जब बच्चे आते हैं तो बड़े सीधे साधे रहते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते, जल्दी खुलते नहीं है। जबकि जो ये एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे एक बोल्डनेस होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए बातों में ही। तो इनके साथ कैसे कोप अप होते हुए आप? हाँ जी, नहीं देखिए, ये तो जो आपने बताया ये समस्या तो बिल्कुल है और रहेगी भी, क्योंकि एक वहाँ के बच्चे को, ग्रामीण अंचल के बच्चों को रायपुर शहर में रायपुर के साथ बच्चे के साथ खड़ा होना बैठना भी उसके लिए काफी दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग की राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय की परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन एक जो हमारे में अनोखा है, माने ये हमारा जो यूएसपी है बोल सकते हैं, या एक्स फैक्टर बोल सकते हैं, जो किसी और संस्था में नहीं करवाते हैं, वो है हमारा जो है संडे का, हम प्रत्येक संडे को एक स्पेशल क्लास करते हैं। उस क्लास में क्या करते हैं जी, हाँ, उस क्लास में हम क्या करते हैं कि बच्चों को जो है हम या तो क्या करेंगे, बाहर से कोई मोटिवेशनल स्पीकर है उनको लेके आते हैं, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर है उनको लेके आते हैं, उनके साथ बीच में उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। उनके साथ हम क्या करते हैं, उनको जो है उनके अंदर जो भी टैलेंट है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, हम इस तरह से उन लोगों को क्या है कि एक थीम दे देते हैं कि भाई आप ये नाटक प्रस्तुत करो। इस तरह से नरेंद्र साहब, आपको मैंने वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि जब मैं धीरे धीरे जब परतें खुलते जाएंगी तब आपको पता चलेगा युवा एक सिर्फ मात्र कोचिंग संस्था नहीं है। हालांकि लोगों को वही है, क्योंकि इस तरह से आज तक हम लोग जब भी बातचीत हुई है या इंटरव्यू हुआ तो जरा साधारणतः 2 मिनट 5 मिनट क्या करते हैं क्या नहीं है ये चीज है ना, आमतौर पर यही लोगों को पता है। लेकिन आपको बताऊं, जो हमारा जो हम नाटक, हमारे बच्चे नाटक करते हैं, किसी ने देखा हम लोग कहीं पर इस तरह से किए, नाटक किए, तो आपको मैं बताऊं कि राज्य सरकार का युवा आयोग, उन्होंने विवेक स्वामी विवेकानंद पर बोला नाटक कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने बोला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर हमारी नाटक कीजिए। किसी और ने बोला कि नोटबंदी पर आप लोगों ने बहुत एक अच्छा नाटक प्रस्तुत किया कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसका नुक्कड़ नाटक कीजिए। तो कई संस्था, कई लोग भी जो है हमारे इन बच्चों को, जबकि कई लोग प्रोफेशनल को कभी मैंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ जो एक आम तौर पर जो नुक्कड़ के इस तरह का नाटक करते हैं, वही इतना लोगों को मनभावन लगता है क्योंकि वो नेचुरल लगता है। राइट, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है बच्चों के अंदर। तो इस तरह से हम जो है बच्चों के अंदर वो, उनके अंदर वो खड़ा होने का जो, तो राजा जी एक लंबा सफर है आपका निःशुल्क शिक्षा कोचिंग देने का जी, और 22 वर्ष आपने इसको समर्पित किया है, और कहते हैं कि लगभग 350 विद्यार्थी राज्य शासन के अलग अलग, राज्य और राष्ट्रीय दोनों में, राज्य और राष्ट्रीय दोनों के उसमें चयनित हुए हैं और जॉब पे है। कुछ विशेष स्मृतियां इन 22 वर्षों की जी, कोई छात्र जो कभी भी आता हो और आपको अच्छा लगता है कि यार ये चीज मैंने बेहतर हुई जी, और चेहरा खिलखिला पड़ता है जी, जी, होता है? नहीं, ये जो है ना, मेरे साथ तो खैर ईश्वर की कृपा रही है, क्योंकि जिस तरह का जो काम कर रहा हूँ, समझिए हर एक बच्चा मेरे साथ जो भी 22 साल में जुड़ा है, ये अपने आप में हर बच्चे की एक कहानी ही रही है जी।
है ना। कोई हमारे पास कोई बच्चा ऐसा आया कि जिसने समझिए अपने जो कोचिंग फीस है या जो घर में जो पैसा इकट्ठा किया था वो कहीं और दे दिया, उसके पास फिर पढ़ने के पैसा नहीं थे, वो आके चूंकि उसको पता चला यहाँ कहीं फ्री होता है, अपने उसके पास और समय का कोई बिताने का तरीका नहीं था, वो आके बैठा हमारे पास। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर में बचपन में ही उनके अभिभावकों का निधन हो गया, कुछ कारण से घर में ऐसी गरीबी आ गई, पढ़ने का नहीं था, उन लोग किसी तरह स्ट्रगल करके पहुंचे, कहीं और पहुंचे, लेकिन उनको अल्टीमेटली पता चला कि जो भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किए किसी और जगह उन्होंने उसको लगाया, वो व्यर्थ चला गया, फिर उनको पता चला यहाँ होगा, इस तरह से आना। कई बच्चे ऐसे हैं जो आपने अक्सर सुना होगा कि लड़के या लड़कियों के बारे में बोलते हैं कि खासकर लड़कियों के बारे में बोला जाता है कि लड़कियां बड़ी होती है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती है और घर छोड़ के भाग जाती है शादी करने के लिए। हमारे पास बच्चे जो है, ऐसे बच्चे भी आए कि लड़कियां घर से इसीलिए भाग गई कि उनको घर वाले पकड़ के जबरदस्ती शादी कर रहे थे। तो उन लोगों ने घर से भागा इसलिए शादी करने के लिए या प्यार को पाने के लिए नहीं, उन लोगों ने अपने करियर को चुनने के लिए या जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनके मन में, और ये स्वयं स्वतः प्रेरणा थी उनकी, है ना। आके हमारे पास आके बस मेरे पास इतना ही हुआ कि उनके जो सोच थे, उनके जो सपने थे, उनको मैंने पंख लगाया, बस इतना ही किया। लेकिन सपने तो उन्हीं के थे, उन्होंने ऐसा सोचा। तो बिल्कुल उनके सपनों को पंख लगाए, और एक थी कि अगर आपको पल भर की खुशियां चाहिए होती है तो छुट्टी ले लीजिए एक दिन की, आदमी चैन से सो लेता है। अगर आपको महीने भर की खुशी चाहिए तो आप कहीं घूमने चले जाओ जी। और यदि आपको वर्षों की खुशी चाहिए तो आप कोई पेड़ लगा दो, तो उसके फल देख देख के आपको खुशी होती रहती है। लेकिन यदि आपको जीवन पर्यंत तक सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, तो लोगों के विचारों को बो दीजिए, लोगों को ज्ञान दे दीजिए। उसी कार्य में लगे हुए हैं एम राजीव कुमार जी। युवा एक कोचिंग सेंटर है, आप उसके संस्थापक हैं। निःशुल्क शिक्षाएं यहाँ पे चालू है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। आप में से अगर ये बातें जहां तक पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से और आप देख रहे हैं तो इसे आगे जरूर बताएं। रायपुर में युवा है, और युवा का जो लिंक है इसे यूट्यूब के नीचे के लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उस पर जाकर के युवा के और भी वीडियोस को देख सकते हैं। अधिकतम जानकारी के लिए नीचे फोन नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं राजीव कुमार जी से और राजीव कुमार के स्टाफ से, ताकि आप भी आपके आसपास कोई व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई ऐसा छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर और पढ़ना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना चाहता है, तो संपर्क कर सकते हैं। तो आज थे राजीव कुमार जी हमारे कार्यक्रम शख्स से शख्सियत तक। फिर मिलेंगे किसी और नए चेहरे के साथ में, तब तक नमस्कार। नमस्कार।